हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में हमारा टॉपिक चल रहा था सीखने के नियम। सीखने के प्रमुख नियम हम पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं, फिर आगे के सीखने के गौड़ नियम आज हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपने ऑन किया है तो लाइक तुरंत कर दें, अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में डालते रहें, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइक्स हमारी बूस्टिंग थिंग्स बढ़ाते हैं, हम बूस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने रहते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं सीखने के नियम। सीखने के नियम हमने बताया था दो तरह के होते हैं। पहला है प्रमुख नियम। प्रमुख नियम हम पढ़ चुके हैं। प्रमुख नियम में तीन तरह के नियम हमने पढ़े हैं। पहला नियम हमारा था तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अनुसार जिस चीज को सीखने के लिए आप ज्यादा तत्पर रहते हैं, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जिस चीज को सीखने के लिए आप जितने ज्यादा तत्पर रहते हैं उतने ही आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर आप तत्पर नहीं हैं तो आप आसानी से नहीं सीख सकते। तो सीखने के लिए आवश्यक है कि किसी चीज को आप सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर हो। अब तत्पर कैसे हैं, ये कैसे पता चलता है, ये भी थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया था कि जब आपको किसी चीज को सीखने में कोई समस्या आती है, कोई बाधा आती है और उस आप बाधा को दूर करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं, तो मान लिया जाता है कि आप पूरी तरह से तत्पर हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम हमारा सीखने का था प्रमुख नियमों में अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया कि जिस चीज को सीखने का आप ज्यादा अभ्यास करते हैं वो चीजें ज्यादा जल्दी आपको याद होती है। जितने ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा याद होंगे। अगर इसके विपरीत यदि अभ्यास कम करेंगे तो वो चीजें याद भी कम होंगी और कम समय के लिए आपके मस्तिष्क में भी रहेंगी। ठीक। तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया या स्पष्ट किया कि जो चीजें आपके मस्तिष्क पे ज्यादा प्रभाव डालती हैं आप उस चीज को उतने ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके विपरीत जो चीज आपके मस्तिष्क में प्रभाव कम डालती है वो चीज आप आसानी से नहीं सीख पाते हैं। और इसको ज्यादा डिटेलिंग के लिए आप लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक आपके पास है, लिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ। प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सीखने के गौड़ नियम। दूसरा प्रकार क्या है, सीखने के गौड़ नियम। गौड़ नियम। सीखने के गौड़ नियम जो हैं ये 5 प्रकार के हैं। ठीक। कौन कौन से हैं? पहला है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड और सेट ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक। इस नियम के अनुसार थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जिस कार्य को सीखने के लिए आपकी मनोवृत्ति अनुकूल है, मीन्स आपका एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड यदि पॉजिटिव है तो आपकी लर्निंग क्या होगी, आपकी लर्निंग होगी। इसके विपरीत यदि आपका एटीट्यूड जो है नेगेटिव है तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए ये कहा जा सकता है, ये कहना उचित होगा कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए सबसे पहले आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उतनी आसानी से आप चीजें सीख पाएंगे। और इसके विपरीत यदि आपकी एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा तो आप चीजें नहीं सीखने चाहिए। तो इसलिए शिक्षक को चाहिए यदि वो अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट को चीजें सिखाता है तो उसको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। साथ में
स्टूडेंट जो है उसके एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना चाहिए, या उसकी मनोवृत्ति जो है वो भी पॉजिटिव रखनी चाहिए। ये उस चीज़ों के बारे में उसे बताना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या। जब उसके बारे में वो जागरूक होगा, अवेयर होगा, तभी उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और उसका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होगा। और जब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो वो चीज़ें आसानी से और जल्दी सीख लेगा। ठीक, आई बात समझ में? होपफुली आ रही होगी, कोई भी ऐसी कठिन बात नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे नियम पे। मैं रब कर रही हूँ, आप वीडियो रिप्ले कर करके देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरा नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स के माध्यम से थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जिस चीज को करने में आप बहुत कई अनुक्रिया करते हैं, मीन्स कई प्रयास या कई अनुक्रिया करते हैं, वो चीजें आपको जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो अपना ट्रायल और एरर थ्योरी में उन्होंने ये सिद्ध किया बिल्ली पर प्रयोग करके कि बिल्ली देखिए, बिल्ली को बॉक्स में बंद किया और लीवर पे वो बार बार अनुक्रिया कर रही है। अगर बिल्ली बहुत ज्यादा अनुक्रिया ना करती तो बिल्ली को कैसे समझ में आता कि यहीं पे मुझे, इसी लीवर पे पैर मारने पे मुझे भोजन मिलेगा। तो बिल्ली ने कई बार अनुक्रिया की, बहुत कई बार सही अनुक्रिया की, कई बार गलत की। जब आप किसी कार्य को करने के लिए अनुक्रिया करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि वो सही होगी, कुछ अनुक्रियाएं आपकी गलत होती हैं, कुछ सही होती है। तो उसी में आपको पता चल जाता है कि हाँ, इस वाली अनुक्रिया पे मुझे ये रेस्पॉन्स मिलेगा। तो बहुत अनुक्रिया यानी कई सारी अनुक्रियाएं, कई सारे प्रयास करते रहने पे आपको सफलता मिलती है। तो इस नियम के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुक्रिया करते रहने से आपको सफलता मिलती है और जल्दी मिलती है, और ज्यादा समय के लिए वो आपको आपके दिमाग में या आपके मस्तिष्क में बसी रहती है। ठीक है, ये हमारी हो गई हमारा दूसरा लॉ। तीसरा था आंशिक क्रिया का सिद्धांत या नियम। क्रिया का नियम, ये कहने को गौण नियम है पर ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लर्निंग की क्लास में। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार थॉर्नडाइक का कहना था कि आप के सामने जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या को आप छोटे छोटे टुकड़ों में जब विभाजित कर देते हैं, समस्याएं जब छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे तो उनका हल ढूंढने में आपको आसानी होगी और उस समस्या को आप आसानी से हल कर पाएंगे। सपोज दैट आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको याद करना है बहुत सारे चैप्टर। अगर आप उसको टुकड़ों में बांट कर देते हैं कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो जब वो 4 टुकड़ों में आपको उस समय इतनी समस्या दिखती है, आप इसको हल करते हैं, फिर आप इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर समग्र रूप में आप देखते हैं कि आपकी पूरी समस्या का ही समाधान हो गया। लेकिन जब एक समय में आपके पास टास्क कितना होता है, सिर्फ इतनी समस्या का होता है। तो जब इतनी समस्या का टास्क होता है तो वो समस्या आपको बड़ी नहीं लगती है, वो समस्या आपको छोटी लगती है, बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगनी लग जाती है। जैसे आपको क्वेश्चन आंसर किसी पाठ के याद करने हैं तो उसके पहले लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वन लाइनर, उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। पहले वन लाइनर याद करिए, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करिए, फिर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करिए। तो इस तरह आपको पार्ट पार्ट में याद करने से पूरा चैप्टर याद हो जाएगा और आप पर बोझ भी नहीं रहेगा। पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए
इस तरह का नियम काफी उपयोगी माना जाता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने कहा कि समस्या को टुकड़ों में बांट कर आसानी से हल किया जा सकता है, या बड़ी चीज को भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, ये आपके समझने वाली बात है। तो इस तरह से ये प्रूव होता है, या इस तरह से ये हम मानते हैं कि किसी समस्या को टुकड़ों में बांटकर लर्नर को आसानी से सिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम किसी बच्चे को पहले हम ढोलक बजाना उसको सीखना है, तो पहले हम उसको ऐसा नहीं है बड़ी सी ढोल पकड़ा दिया और उसको तान पे तान सिखाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले उसको पीटना सिखाएंगे, फिर उसको हाथ चलाने सिखाएंगे कि दायां हाथ कैसे चलेगा, फिर बाएं हाथ से थाप देना सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय उसको उसको थाप देना सिखाएंगे। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो बराबर किस बीट पे कौन से हाथ चलने हैं और किस पे थाप देनी है, वो आसानी से सीख जाएगा। इस कंपैरेटिवली आप एक साथ उसको गाना सिखा रहे हैं और थाप देना बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से समस्या को टुकड़ों में डिवाइड करके, या आपका जो टास्क है उसको टुकड़ों में डिवाइड करके स्टूडेंट को आसानी से सिखाया जा सकता है। ठीक, अब मैं इसको रब करती हूँ, हम आते हैं अगले नियम पे। होपफुली आपको ये नियम समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान नियम है, बहुत आपको ये समझने वाले सारे पॉइंट हैं, इसमें कहीं भी कुछ कठिन नहीं है। अब चौथा आता है सादृश्यीकरण का नियम। लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यीकरण का नियम। सादृश्यीकरण के नियम के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो चीजें, जो समस्याएं आपको एक सी दिखती हैं, उसका हल आप आसानी से निकाल लेते हैं। मतलब एक सी दिखने वाली समस्या या टास्क आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाता है? मान लिया जैसे हम गणित की बात करते हैं, करें 6, 7 है, 6 से हम आपका अलजेब्रा स्टार्ट होता है, 12 तक रहता है। 12 तक की अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो अलजेब्रा के कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं, शुरू स्टार्टिंग के 5 to 10 फार्मूले ऐसे होते हैं जो 6 से लेके 12 तक की क्लासेस में वो यूज होते हैं। अब फार्मूला तो वही होता है, और उस पर बेस्ड जो सम्स होते हैं, सम्स थोड़े अलग अलग होते हैं। तो आप जो 6 का फार्मूला है उसी फार्मूले बेस्ड अगर आप 7th में आते हैं, तो जो कोई आपके पास प्रॉब्लम आती है तो उसी फार्मूले पे रख के उसी तरह दिखने वाली समस्या, सेम समस्या को, यानी सेम सम्स को या सेम सवाल को आप उसी पर फार्मूले पे पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या मान लीजिए जैसे आपकी समस्या, आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक, तो साइकिल चलाना आपकी क्या है, 2 पहिए की साइकिल है, उसमें हैंडल है, ब्रेक है, और उसके बाद आप रॉयल एनफील्ड सीखने जा रहे हैं। रॉयल एनफील्ड आपको टफ दिख रहा है, लेकिन आप उस समस्या के सादृश्य देखें कि इसमें भी 2 पहिए हैं और उसमें भी बैलेंसिंग आपको वैसे करनी, अंदर थोड़ा सा भार का आता है, क्लच एक्सीलेटर का आता है, तो आपको गियर कैसे लगाना है, बस आपको उतनी चीजें सीखनी है। बाकी आपकी सादृश्य दिखने वाली चीजें क्या है, हैंडलिंग वैसे करनी है, बैलेंसिंग करनी है, और आपको
चलाना दो ही पहियों पे, तो एक सी दिखने वाली समस्या जल्दी हल हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटी या बाइक बहुत आसानी से सीख जाता है। तो उसी सिद्धांत के आधार पर सादृशीकरण का नियम प्रतिपादित किया था उन्होंने कि एक से दिखने वाली समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। इसी तरह का एक कुछ एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स और मैथ्स के न्यूमेरिकल को लेके दिया था कि एक से दिखने वाली, जैसे न्यूमेरिकल मैथ्स में भी होता है, न्यूमेरिकल फिजिक्स में भी होता है। तो ये दोनों दिखने वाली समस्याएं आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, आपको आसानी से ये आ भी जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आई होपफुली आ रही होगी। अगला हमारा आता है सहचर्य परिवर्तन का नियम। देखिए, सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है? सहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि जो जिस चीज के माध्यम से, किसी चीज में आप सहचर्य स्थापित करके जब सीखते हैं, तो उस सहचर्य में जो आप सहचर्य स्थापित करते हैं उसमें आप परिवर्तन कर देते हैं, तो उससे आपकी लर्निंग हो जाती है। कैसे होती है? जैसे उन्होंने एक बिल्ली को सब्जेक्ट बनाया, बिल्ली के सामने क्या है? मछली टांग दी। ठीक, एक प्रयोग किया था, बहुत आसानी आराम से देखिए। एक बिल्ली थी, बिल्ली के सामने उन्होंने एक मछली टांगी और उसको कहा स्टैंड अप। बिल्ली दो पैरों पे ऐसे खड़ी हो गई और उसको मछली खाने को दे दी। वो बार बार यही प्रक्रिया करते रहे। क्या करते रहे? बिल्ली के सामने मछली टांगी, उसको स्टैंड अप बोला, बिल्ली दो पैरों पे खड़ी हुई, उसको मछली खाने को दिया। ठीक, ये इसमें बिल्ली ने सहचर्य क्या स्थापित कर लिया? बिल्ली का उद्दीपक क्या था? कि मछली उसको मिल रही है, तो अनुक्रिया वो क्या कर रही थी? स्टैंड अप बोलने पे दो पैरों पे खड़ी हो जा रही थी। उसने सहचर्य उसमें क्या स्थापित करवाया गया कि स्टैंड अप बोला जाएगा और आपको दो पैरों पे खड़े होना है और आपको मछली मिल जाएगी। ठीक, फिर उसने धीरे धीरे थार्नडाइक ने क्या किया कि मछली हटा ली और स्टैंड अप ही बोला सिर्फ। और बिल्ली को क्या आ गया? बिल्ली को जैसे ही वो स्टैंड अप बोलते थे, वैसे ही बिल्ली दो पैरों पे खड़ी हो जाती थी। तो उस समय बिल्ली ने सहचर्य क्या स्थापित किया? पहली परिस्थिति देखिए, दो परिस्थितियां आई। पहली परिस्थिति थी कि बिल्ली ने का उद्दीपक क्या था? मछली थी। उसने अनुक्रिया क्या की? दो पैरों पे खड़ी हुई। ठीक, स्टैंड अप कब खड़ी हुई? स्टैंड अप बोलने पे। सहचर्य किसमें स्थापित किया गया? स्टैंड अप बोलने पे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी उसके सामने परिस्थिति क्या आई? मछली वहां से पहला उद्दीपक जो है वो हटा लिया गया। क्या? ये उद्दीपक जो है ये हटा लिया गया, उसको स्टैंड अप बोला गया। जो इसका ये था सहचर्य वही। और फिर बिल्ली क्या अनुक्रिया करती थी? दो पैरों पे खड़ी हो जाती थी। ठीक, यहाँ बिल्ली ने क्या किया? सहचर्य परिवर्तन कैसे किया? ये उसका जो स्टैंड अप था, स्टैंड अप बोलना मछली से उसने चेंज कर लिया। मछली नहीं मिलने पर भी, सिर्फ स्टैंड अप बोलने पे भी, यहाँ मछली मिलती थी, स्टैंड अप बोला जाता था तो वो खड़ी होती थी और उसे मछली मिल जाती थी। यहाँ क्या हुआ? मछली हटा ली गई और स्टैंड अप बोलने पर ही उसने अनुक्रिया करना जारी रखा। तो उसने क्या किया? सहचर्य अपना परिवर्तित कर लिया था वहां। आ रही है ना बात समझ में? तो इस तरह से सहचर्य परिवर्तन करके व्यक्ति की लर्निंग हो जाती है। ये जो सिद्धांत ये जो प्रयोग था, ये पावलाव का एक प्रयोग जो है उसी का दूसरा रूप माना जाता है, पावलाव के प्रयोग का। तो इस तरह से थार्नडाइक ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति सहचर्य में अपने एसोसिएशन को चेंज करके उसमें लर्निंग हो सकती है। व्यक्ति सहचर्य में परिवर्तन करके सीख जाता है। यही जो ये सहचर्य, इसी से मिलता जुलता सहचर्य का नियम है, वो मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करूंगी। आपको होपफुली ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। सीखने के प्रमुख नियम और गौड़ नियम सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि लर्निंग का चैप्टर ऐसा है जो सभी एग्जाम्स में आते हैं और सीखने के नियम, इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं।
इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया, फिर कह रही हूँ, आप वीडियो सॉरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिएगा। कोई समस्या आती है वो भी आप मेंशन करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।